नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में दोस्तों आज 2021 वर्ष के जीएस 3 के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसके आगे के सवाल डिस्कस कर चुके। अगर आपका वो देखना रह गया हो तो प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि उसके आगे के सवाल आज यहाँ पे डिस्कस होंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले एक सूचना देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज हमारा पहला सवाल है ये है फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया है, बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश हैज़ प्रोमिनेंट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन कंट्री। आपको इसको इवैल्यूएट करना है, यानी कि उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इस कथन का आपको मूल्यांकन करना है। तो आप दोस्तों शुरुआत कर सकते हैं इसकी ये बताते हुए कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अलग अलग प्रकार के फसल उगाई जाती हैं। फिर आप डिटेल में हर एक क्रॉप के बारे में यहाँ मेंशन कर सकते हैं, साथ में बताएं कि वो कौन से रीजन में उसको उगाया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको रैंकिंग के बारे में आइडिया हो तो इसमें आप उस फसल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इसका आंसर देखना। हम लोगों ने यहाँ पर सीधे फसलों से शुरू कर दिया। आप इसका एक इंट्रोडक्शन बना के फिर इसकी शुरुआत करें। और क्योंकि ये सिर्फ आपको 125 शब्दों में आंसर करना है, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको 110 शब्दों में ही ख़त्म करने की, जिससे कि बाकी सवालों के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचे। इसीलिए दोस्तों जो हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आपके लिए बना रहे हैं उसमें से जो पॉइंट आपको ठीक लगे आप उठा लीजिए, अपने नोट्स में उसको लिख लीजिए। और अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है आगे आपकी मुख्य परीक्षा में तो इस बनाए गए आंसर के आधार पर उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने शुरू किया रबी फसलों से। हमने लिखा है उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें, जिसमें रबी फसलें हम लोग पहले ले रहे हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग गेहूं की बात करते हैं। ये राज्य के सबसे बड़े हिस्से में उगाई जाती हैं। करीब 24% जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कृषि का क्षेत्र है, उसमें वीट या फिर गेहूं ही उगाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में इसकी पहली रैंक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों कम से कम ये कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश की जिन जिन फसलों में या जिन फसलों के उत्पादन में फर्स्ट रैंक है, कम से कम उसको आप ज़रूर याद कर लें और अपनी मेंस की परीक्षा में उन क्रॉप्स का तो ज़रूर जिक्र करें। तो यहाँ पे जैसे आप गेहूं का याद कर सकते हैं, इसमें पहली रैंक है। अगर दोस्तों इसके बाद कुछ डेटा अपडेट हो जाए तो आप प्लीज़ उस अनुसार अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए। फिर कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे वीट अच्छे से प्रोड्यूस होती है, तो ये गंगा यमुना का क्षेत्र है और गंगा घाघरा का द्वाब है। ये लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, यानी सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जो क्षेत्र है वो यही है, गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है और गंगा घाघरा का जो द्वाब है। इसमें जो अलग अलग ज़िले पड़ते हैं वो है गोरखपुर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद और फतेहपुर। इनमें से कुछ क्षेत्र आप दोस्तों याद करके अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन कम होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से गेहूं की उपज कम हो जाती है। फिर दूसरा दोस्तों ग्राम से बात करते हैं हम लोग। दोस्तों ग्राम की जगह आप यहाँ पे चना भी लिख सकते हैं। तो अगर हम चने की बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्रोइंग क्रॉप है सभी सीरियल क्रॉप्स में। अगर हम उत्तर प्रदेश में उगने वाले सभी सीरियल क्रॉप की बात करें तो चना उसमें सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कौन से क्षेत्रों में उगता है तो दोस्तों बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, बाराबंकी, इलाहाबाद और आगरा। अब इतने ज़िले याद करना संभव नहीं है तो आप इसमें 2-3 ज़िले याद करें और उनको अपने उत्तर में लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमीरपुर जो ज़िला है वो राज्य में सबसे बड़ा चने का उत्पादक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। ऐसे जो एक्सेप्शनल होते हैं जिनका कुछ
अलग फैक्ट जिनके साथ जुड़ा होता है उनको ज़रूर याद रखें। फिर मस्टर्ड की बात करते हैं या सरसों की बात करते हैं। अगर सभी तिलहन फसलों की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक उगने वाली जो फसल है तिलहन फसलों में वो है सरसों। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश भारत में सरसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसकी ये एक्सेप्शनल क्वालिटी है। अब ये क्षेत्र लिखे हैं, गोंडा लिखा है, मिर्ज़ापुर है, कानपुर है, सीतापुर है। इस प्रकार से दोस्तों कुछ क्षेत्रों के नाम आप याद कर सकते हैं जहाँ पे सरसों की खेती की जाती है। फिर बारले या फिर जौ की बात करते हैं। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का जौ में भी या फिर जौ के उत्पादन में ही भी दूसरा नंबर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इसकी एक्सेप्शनल क्वालिटी है इसके साथ जुड़ी हुई। अब इसकी खेती कहाँ की जाती है? वाराणसी में, आजमगढ़ में, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर और भी कई सारे ज़िले हैं। आपको इसमें से कुछ ही ज़िले याद रखने हैं। तो इस प्रकार से 4 आपने यहाँ पे रबी की फसलें बता दी। अब हम लोग खरीफ फसलें बताते हैं। सबसे पहले चावल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि ये तराई क्षेत्र में बोया जाता है। दोस्तों जो तराई क्षेत्र है बेसिकली वहाँ पे आपको स्वैम्स मिलेंगे, तो इसीलिए वो एक आइडियल लोकेशन बनाता है चावल को बोने के लिए। कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं ये आप देख सकते हैं। श्रीवस्ती, महाराजगंज, वाराणसी, लखनऊ, बलिया, इसमें से कुछ एक आप ज़िले यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि शाहजहाँपुर में चावल बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो शाहजहाँपुर ज़रूर मेंशन करें। फिर दोस्तों जूट पे अपन लोग आते हैं। जूट बेसिकली एक रेशेदार फसल है जो तराई पट्टी और सरयू एवं घाघरा दोआब में उगाई जाती है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये कुछ अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है। फिर ये जो जिन जिन केंद्रों को प्रमुख उत्पादन केंद्र माना जाता है जूट के लिए, उनके नाम यहाँ लिखे हैं, जैसे कि महाराजगंज, बहराइच, देवरिया, गोंडा, सीतापुर। इनमें से 2-3 नाम आप याद रख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर शुगरकेन या फिर गन्ने की बात करें तो यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है या फिर वाणिज्यिक फसल है। तो दोस्तों ये कैश क्रॉप है जो इस स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप के तौर पे क्वालिफाई करती है। उत्तर प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है, इसीलिए इसको आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। जैसे मैंने बताया दोस्तों, जहाँ जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो रैंक 1 है वो तो आप ज़रूर रट के जाएं और वो लिख के आएँ। फिर उसके बाद जहाँ पे रैंक 2 है कोशिश करें उसको भी बाद में लिखें आप, लेकिन रैंक 1 वाले तो आपको ज़रूर लिखने हैं। ये राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि की 13% भाग पर बोया जाता है। ऐसी 2 बेल्टें हैं जहाँ पे इसको उगाया जाता है। पहली है तराई बेल्ट और दूसरी है गंगा यमुना दोआब। तराई बेल्ट में आने वाले क्षेत्रों के बारे में लिखा है, बरेली है, पीलीभीत है, सीतापुर है, फैज़ाबाद है, आजमगढ़, जौनपुर। तो इनमें से 2-3 आप याद रखें, पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर गंगा यमुना दोआब की बात करें तो इसमें भी मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है। 2-3 आप याद रखें, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़िला जो है मुजफ्फरनगर, ये गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको मुजफ्फरनगर ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पे ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना 1912 में की गई थी। कहाँ पे? शाहजहाँपुर में। तो इसीलिए शाहजहाँपुर का नाम भी आप याद रखें और यहाँ पे मुजफ्फरनगर का नाम भी याद रखना है। फिर अगर दोस्तों कॉटन की बात करते हैं या कपास की बात करते हैं तो राज्य में गंगा यमुना दोआब पे, रोहिलखंड क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से इसको उगाया जाता है। इन क्षेत्रों में कपास की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं, जैसे यूपी देसी, बंगाल कॉटन, पंजाब कॉटन, अमेरिकन कॉटन। अब कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कपास की खेती की जाती है, तो वो यहाँ लिखे हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। इसमें से 2-1 आप याद रख लें, सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अरहर की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है उत्तर प्रदेश की। ये वाराणसी, झांसी इत्यादि जिलों में उगाई जाती है। हमीरपुर अरहर की फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए यहाँ पे हमीरपुर याद रखना ज़रूरी है। फिर दोस्तों बाजरे पे चलते हैं। तो ये आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा के आसपास उगाया जाता है। अलीगढ़ इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अलीगढ़ का नाम याद रखें इसीलिए। मूंगफली पे चलते हैं। सीतापुर, हरदोई, एटा, इसमें कई सारे ज़िले हैं जहाँ पे छोटे पैमाने पर उगाया जाता है, तो इसमें तो 1-2 याद रख लें, वही बहुत है। शुष्क जलवायु के कारण मूंगफली की खेती अधिक समय लेती है, तो ये आपने क्वालिटी से संबंधित बता दी। फिर मक्के की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश इसमें तीसरी रैंक पर है। अगर प्रोडक्शन के मामले में बात करते हैं तो ये बरसात की फसल है। यह मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर इत्यादि में उगाया जाता है। मणिपुरी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये कुछ गलत लिखा है, ये मैनपुरी होना चाहिए। मैनपुरी जो है वो राज्य में मक्का की सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। इस साइड भी आप ठीक कर लीजिएगा। मैनपुरी जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज़ का स्टेट में, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट है, जो इसकी जलवायु है, वो इस प्रकार से है कि वो लगभग हर प्रकार की फसल को सपोर्ट करती है।
अगर जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो करीब 29.44 मिलियन इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया है। इसमें करीब 22.5 मिलियन टन गेहूं उगाया जाता है 96 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। फिर शुगर केन की भी इसमें अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिसमें अगर आप फिगर को देखेंगे तो 45.39 मिलियन टन की के आसपास आएगा। उसके अलावा जो ये क्षेत्र है वो अपनी स्पाइसेस के लिए भी फेमस है, जैसे चिली, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर, टर्मरिक यानी हल्दी, धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्ची। तो इनके लिए भी ये राज्य काफ़ी मशहूर है। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताना है और उसके क्या वर्क होते हैं ये भी बताना है, यानी आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख आपको करना है। आप शुरू कर सकते हैं डिजास्टर को बताते हुए और डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके पर्पस को बताते हुए। फिर उसके बाद आप अलग अलग प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी आप शुरुआत करिए आपदा को बताते हुए, फिर उसके साथ आप जोड़िए कि आपदा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। फिर इसे विभिन्न प्रकारों के प्रबंधन से आप जोड़ सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्रबंधन के, मैनेजमेंट के, वो बता सकते हैं आप। यहाँ आप उदाहरण दे सकते हैं। फिर आपदा प्रबंधन के तहत किए गए कार्यों और उसी के तहत विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से आपको बताना होगा। यही बेसिकली आपके क्वेश्चन में पूछा गया, क्या इसके प्रकार होते हैं और क्या इसके कार्य होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप पहले डिजास्टर के बारे में लिखेंगे या आपदा के बारे में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या होता है। ये एक सडन डिसरप्शन है आपकी नॉर्मल लाइफ में, यानी आपके सामान्य जीवन में एकदम से व्यवधान आ गए, जो कि हो सकता है मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, यानी हो सकता है प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित हो, जिसके कारण किसी जीवन को और या फिर संपत्ति को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसा जो डिसरप्शन आता है या ऐसा जो व्यवधान आता है उसको हम लोग दोस्तों डिजास्टर कहते हैं। इसको हम लोग अनवांटेड अकरेंस के तौर पे भी देखते हैं, यानी जिसकी आपने इच्छा नहीं की है और एकदम से ऐसा कुछ हो गया जिससे भारी हानि पहुंची है, जान और माल दोनों ही चीज़ों को, तो उसको हम लोग आपदा कहते हैं। आमतौर पर दोस्तों ये हमारे या फिर ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत लेस हमारा कंट्रोल हो पाता है। उसके अलावा इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि वार्निंग्स नहीं मिलती। अगर जिसमें वार्निंग मिलती है उसके लिए हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी मौजूद हैं, जिसकी मदद से हम लोग जान या माल को होने वाले हानि को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हालांकि कई सारी इस प्रकार की आपदाएं होती हैं जिसमें कोई भी वार्निंग नहीं मिलती या इतनी कम वार्निंग मिलती है उतने में हम कुछ कर नहीं पाते। अब दोस्तों इसकी डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट टाइप्स में हम लोग विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है वाटर से संबंधित या फिर क्लाइमेट से संबंधित। अब वाटर से संबंधित कौन सी आपदाएं होती हैं, आप इसमें बाढ़ लिख सकते हैं, या फिर जब ओलावृष्टि होती है, हेलस्टॉर्म होते हैं, वो लिख सकते हैं। आप इसमें क्लाउड बर्स्ट लिख सकते हैं, यानी कि जब बादल फट जाता है। साथ में आप इसमें साइक्लोन्स या फिर ज्वार भाटे लिख सकते हैं। आप इसमें ड्रॉट लिख सकते हैं या फिर आप सूखा पड़ना भी लिख सकते हैं। तो ये वाटर और क्लाइमेट से संबंधित हो गई। इसी प्रकार से कुछ जियोलॉजिकल हो सकती हैं, जिसमें दोस्तों आप लैंडस्लाइड लिख सकते हैं। उसके अलावा आप अर्थक्वेक लिख सकते हैं, भूकंप, और उसके अलावा आप यहाँ पे वोल्केनिज्म लिख सकते हैं, यानी कि ज्वालामुखी से होने वाली तबाही हम लोग इसके अंदर कैटेगराइज करते हैं। फिर आप इसमें एपिडेमिक्स के बारे में लिख सकते हैं कि भाई वायरस से होते हैं एपिडेमिक्स, या फिर अगर पेस्ट की वजह से अगर कोई भारी नुकसान होता है तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें केमिकल और इंडस्ट्रियल टाइप के भी होते हैं। ये अगर कोई केमिकल या फिर कोई इंडस्ट्री से किसी प्रकार का ऐसा अनवांटेड अकरेंस हो गई जिससे बहुत हद तक नुकसान हुआ तो आप वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप भोपाल गैस ट्रेजेडी को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसी के साथ आप न्यूक्लियर से होने वाली चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। अगर न्यूक्लियर प्लांट कभी किसी प्रकार से कुछ खराब हो गया तो उससे जो क्षति पहुंचेगी मानवता को और संपत्ति को, उसका कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर दोस्तों इसमें कई सारे आप मैन मेड भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर इसमें आ सकती है, जैसे कि ऑयल स्पिल्स के बारे में आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपदाओं को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जिसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस प्रकार से आपने एक बार इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर हम चलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्ट ऑलरेडी मौजूद है जिसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है उसको एक साथ लाने की कोशिश करता है। ये इंटीग्रेशन करता है प्रोसेस का, उसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देता है, उसके अलावा प्लान करवाता है ये चीज़ें कि भाई अगर आपदा की कोई स्थिति उत्पन्न हो गई तो किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग यहीं पे होती है, इसी एक्ट के इसी अधिनियम के अंतर्गत होती है। और फिर प्लानिंग कर ली तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका कार्यान्वयन कैसे होना है, ये भी यही एक्ट हमें बताता है। ये कई चीज़ से डील करता है, किस प्रकार से डिजास्टर को रोका जा सकता है यानी प्रिवेंट किया जा सकता है, किस प्रकार से उसके जो इम्पैक्ट हैं
जो उसके प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है, यानी रिडक्शन कैसे होगा। ये सीवियरिटी को देखने में हमारी मदद करता है कि जो आपदा है वो कितनी भयंकर हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत आने वाली चीज़ों का आप यहाँ वर्णन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर हम लोग स्टेजेस की बात करें, कौन कौन सी अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसके अंतर्गत, तो इसके ऑपरेशंस या तो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं या फिर नॉन स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम फेजेस की भी बात करें कि कौन कौन से विभिन्न चरण हो सकते हैं, तो दोस्तों इसको 3 चरणों में बांटा जा सकता है। तो ये 3 चरण इस प्रकार हो सकते हैं। एक तो बिफोर डिजास्टर यानी आपदा के आने से पहले, एक ड्यूरिंग डिजास्टर यानी आपदा के दौरान, और एक आफ्टर डिजास्टर यानी आपदा हो चुकी उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। इसमें तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपदा आने वाली हो या हमको मालूम हो कि भाई आपदा आ सकती है या कोई क्षेत्र ऐसा हो जो उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, तो ऐसे में हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे कि उसकी जो भी सीवियरिटी हो उसके अनुसार हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसके इम्पैक्ट कम किए जा सकें। किस किस चीज़ पे कम करेंगे, एक तो ह्यूमन लाइफ पे, यानी अगर ऐसी जगह पे लोग अपनी बस्तियां बसा के रहते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है या फिर जहाँ पे फ्लड्स का खतरा है यानी बाढ़ का खतरा है, तो उन हैबिटेशंस को, उन लोगों को वहाँ से हटाया जा सकता है, उनको कोई और जगह पर रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। फिर अगर कोई प्रॉपर्टी है यहाँ इस क्षेत्र में, तो उसके लिए भी कुछ प्रॉपर मेजर्स किए जा सकते हैं जिससे कि उसको होने वाली क्षति कम हो, यानी जो डिज़ास्टर है उसके जो इम्पैक्ट हों वो कम हो। फिर एनवायरमेंटल डैमेज भी कम करने के लिए हम अलग अलग यहाँ पे उपाय कर सकते हैं। फिर दोस्तों समझते हैं अगर डिज़ास्टर आ चुका है यानी हम लोग अभी आपदा के बीच में हैं, तो ड्यूरिंग डिज़ास्टर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ हमको प्रयास करना चाहिए कि जो भी विक्टिम्स हैं यानी जो भी पीड़ित हैं उनकी जो भी नीड्स हैं उनको तुरंत मीट किया जाए, भले ही वो स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर खाद्य आपूर्ति की हो, और इन आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी सफरिंग को कुछ हद तक कम किया जाए। फिर दोस्तों हम समझते हैं कि डिज़ास्टर हो चुका है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम स्पीडी रिकवरी कर सकें, यानी डिज़ास्टर की वजह से जो जो चीज़ें प्रभावित हुई हैं उनसे हमको बहुत तेज़ रिकवरी करनी चाहिए। साथ में ऐसी रिकवरी करनी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा ना हो कि आपने आज रिकवरी की और 3-4 दिन बाद वो वापस ढह गई चीज़। तो ऐसी चीज़ बनाएं जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 3 फेजेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 इसके आप चरण लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले हमने बताया कि डिज़ास्टर क्या होता है। डिज़ास्टर क्या है? सडन डिसरप्शन है, यानी एकदम से अगर कोई व्यवधान आ जाता है किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण की वजह से, जिससे आपका सामान्य जीवन उथल पुथल हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप जीवन या संपत्ति को इस हद तक नुकसान हो सकता है कि उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक सुरक्षात्मक तंत्र उसका सामना करने में असमर्थ हों। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम कहते हैं भाई ये आपदा है। ये दोस्तों एक अवांछित घटना है जो ज़्यादातर मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये चेतावनी के साथ आए, और अगर ऐसा होता भी है तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड में चेतावनी हमको देती है, यानी बहुत आपको कम टाइम की चेतावनी मिलेगी। आपके पास तैयारी करने के लिए कुछ समय बचेगा नहीं। फिर कुछ कैटेगरीज यहाँ पे बताई गई हैं जिसके अंदर डिजास्टर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहले तो फ्लड, हेलस्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, ड्रॉट, हरिकेन्स, इन सबको आप वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी जल और जलवायु आपदाओं में इनको आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। फिर भूवैज्ञानिक अगर आपदा की बात करें तो इसमें लैंडस्लाइड को लिख सकते हैं, भूकंप को लिख सकते हैं, ज्वालामुखी को लिख सकते हैं, और बवंडर या फिर टोर्नाडोज को भी आप इसमें ही इंक्लूड करेंगे। फिर वायरल महामारी या फिर कीट संक्रमण या गाय संबंधी महामारी हो या टिड्डियों का प्रकोप हो, इन सबको आप जैविक आपदाओं में काउंट करेंगे। फिर रासायनिक या फिर औद्योगिक तबाही हो, खनन शाफ्ट की आग हो, तेल रिसाव हुआ हो जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो, इन सबको आप औद्योगिक आपदाओं में काउंट करेंगे। फिर दोस्तों हम परमाणु आपदाएं देखते हैं। इसमें परमाणु कोर का मेल्टडाउन हो गया हो, उसके अलावा जंगल में जो आग लगती है, उसके अलावा तेल का जो रिसाव होता है, इन सबको आप इसमें काउंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे या फिर आपदा प्रबंधन पे। तो प्रबंधन के लिए दोस्तों एक अधिनियम हमने पारित किया था वर्ष 2005 में। इसके अनुसार आपदा प्रबंधन निम्नलिखित के लिए आवश्यक कार्यों की योजना बनाने, उनको संगठित करने, उनके बीच में समन्वय करने और ये बनाई गई योजना को लागू करने या उसका कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया स्थापित करती है। और ये क्या सुनिश्चित करती है? ये सब चीज़ें की जा सकें जब किसी भी संभावित आपदा की हमको रोकथाम करनी हो, किसी भी आपदा या उसके परिणामों की संभावना को कम करना हो, किसी भी आपदा का सामना करने के लिए हमको तैयार रहना हो, एक आपदा का हमको तेजी से जवाब देना हो, किसी भी आपदा के परिणामों की गंभीरता का आकलन करना हो, मदद और बचाव राहत के कार्य करने हो,
पुनर्निर्माण करना हो या पुनर्वास करवाना हो। तो ऐसे में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसका कार्यान्वयन देखने का जो जिम्मा है वो इस अधिनियम को दिया गया है। फिर दोस्तों अगर हम इसके स्टेजेस की बात करें तो पहले जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के इनिशिएटिव होते हैं इसको हम लोग डिजास्टर रिस्क के मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब डिजास्टर के रिस्क मैनेजमेंट से बात मैं जब करता हूं तो यानी कि मैं कहता हूं इस प्रकार के सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की, ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल स्किल्स की, पॉलिसीज को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जानी चाहिए कि सोसाइटी और कम्युनिटीज आपदा से टक्कर ले सकें या उसके लिए तैयार रह सकें और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, उनके इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर सकें। तो इसमें दोस्तों दोनों ही प्रकार के ऑपरेशंस आते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक नॉन स्ट्रक्चरल। अब दोस्तों जो हमने उस टेबल में सीखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 फेजेस होती हैं डिजास्टर की, एक तो डिजास्टर से पहले यानी आपदा से पहले, एक आपदा के दौरान और तीसरी होती है आपदा के बाद। अब अगर आपदा से पहले की बात करें तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपदा से जो इम्पैक्ट हो सकती है ह्यूमन लाइफ या मटीरियल या फिर कोई भी एनवायरमेंटल लॉसेस उनको कम से कम किया जा सके। फिर दोस्तों ड्यूरिंग अ डिजास्टर अगर देखें तो जो भी विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं उस समय, उनकी सभी ज़रूरतों को समझ के इस प्रकार के प्रावधान करने चाहिए, इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि उनकी सभी ज़रूरतें पूरी की जा सकें जिससे कि उनकी सफरिंग कम की जा सके या उनकी पीड़ा को कम किया जा सके। और डिजास्टर की बात की अगर बात करें तो एक स्पीडी और लॉन्ग लास्टिंग रिकवरी की तरफ हमें देखना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई इंसर्जेंसी क्या होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी विद्रोह या विप्लव क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं सबसे पहले तो इंसर्जेंसी को डिफाइन करते हुए। फिर आगे आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, यानी इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं। फिर विद्रोह के विभिन्न घटकों को समझा सकते हैं आप। यहाँ पे आप कुछ उदाहरण लिखने का ज़रूर प्रयास करें। आप अपने उत्तर को यह सुझाते हुए समाप्त कर सकते हैं कि हम विद्रोह से कैसे निपटें, कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे विद्रोह से हम निपट सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, विद्रोह या विप्लव या फिर इंसर्जेंसी को हम लोग एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो किसी स्थापित व्यवस्था के अगेंस्ट हो। और ये दोस्तों जो कैरी किया जाता है वो छोटे छोटे ग्रुप्स द्वारा किया जाता है। ये जो समूह होते हैं ये जनरली ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं और ये गुरिल्ला काइंड ऑफ वॉरफेयर में एंगेज होते हैं। दोस्तों गुरिल्ला वॉरफेयर से आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ तो एक छोटा सा समूह है और एक तरफ एक पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। अब ये छोटा समूह जब इस आर्मी के अगेंस्ट युद्ध में उतरता है तो जो ये युद्ध की टैक्टिक्स अपनाता है उसको गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। ये आमतौर पर 1-2 मार के फिर छुप जाता है, फिर मारता है, फिर छुप जाता है। तो इस प्रकार की टैक्टिक्स को दोस्तों गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमको आमतौर पर इसी प्रकार की टैक्टिक्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो इंसर्जेंसी को एक ऐसी क्रांति माना जाता था जो कि हालांकि विद्रोह तो है, क्रांति तो है, लेकिन एक सुव्यवस्थित बड़ी क्रांति से थोड़ी सी कम रह गई हो। तो आप इस तरीके से इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं। फिर दोस्तों जैसा कि हमने बताया इसमें छोटे छोटे इर्रेगुलर ग्रुप्स होते हैं, किसी में 5 मेंबर होंगे, किसी में 15 होंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप होते हैं और ये अगेंस्ट लड़ते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के। हालांकि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सीधा सीधा बैटलफील्ड में नहीं उतर जाते, यानी युद्ध के मैदान में सीधा नहीं उतरते। ऐसा करते हैं, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें सिविलियंस के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ ये मिक्स हो जाते हैं और फिर ये उनका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो होता है उनके कॉन्फिडेंस को जीतना। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाते तो यहाँ पे बहुत वायलेंस भी देखी जाती है, क्योंकि सिविलियंस के साथ जब ये मिक्स होंगे और सिविलियंस इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये तुरंत उन पर अटैक करते हैं और फिर ये इस प्रकार मिक्स करने के बाद जाते हैं, अटैक करते हैं इन पे, फिर वापस आ जाते हैं इसी में। तो इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो इस प्रकार की इंसर्जेंसीज होती हैं इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सिविलियंस का कॉन्फिडेंस जीतना। इसके दोस्तों अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो बेसिकली 4 अलग अलग ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली इंसर्जेंसी को ही डिफाइन करते हैं। एक तो है सेल्युलर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करना जिससे कि कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर गोपनीयता बनी रहे। उसके अलावा दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है तो लोग चिंतित हैं और वो अपनी रक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए इंसर्जेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है अगर वो इंसर्जेंट्स में मिल जाएंगे या फिर इंसर्जेंट्स उनमें मिल के रहेंगे तो ये उनकी भी सेफ्टी के लिए ठीक रहेगा। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। उसके अलावा खुद इंसर्जेंट्स जो होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, वो प्रयास करते हैं
कि जनता का या सिविलियंस का विश्वास जीता जा सके। और फाइनली जब ये सब हो जाता है तो वो गवर्नमेंट पे या फिर जैसा हमने कहा किसी स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अटैक करते हैं। तो दोस्तों ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि कई सारी इंसर्जेंसीज में कहीं ना कहीं आपको टेरर के कुछ अंश दिखते हैं, यानी कि आतंकवाद के भी कुछ अंश दिखते हैं या फिर उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक टेररिज्म से ही इन्फ्लुएंस्ड हो। अब दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहले बताया गया है आखिर ये होता क्या है। तो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक हिंसक सशस्त्र विद्रोह को हम लोग विप्लव कहते हैं। यह एक छोटे हल्के सशस्त्र समूह द्वारा लड़ा जाता है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ये गोरिल्ला युद्ध करते हैं। अब एक ऑस्टिन लॉन्ग द्वारा दी गई डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिख के इसको और थोड़ा सा प्रासंगिक बना सकते हैं। इन्होंने कहा है कि द यूज ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, यानी राजनीतिक और सैन्य साधनों का इस्तेमाल करके या फिर उनका उपयोग करके राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो विद्रोह किया जाता हो, जो आंदोलन किया जाता हो, उसको हम लोग विप्लव या फिर विद्रोह कहते हैं या फिर यहाँ पे इंसर्जेंसी कहते हैं। यह राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करने वाले बलों से बचने के लिए आमतौर पर नागरिकों के साथ सम्मिश्रण करते हैं। जैसे हमने बताया दोस्तों कि ये छोटा सा इरेगुलर ग्रुप है, मान लीजिए 4 लोगों का है, तो ये आके सिविलियंस में ही कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है जिससे कि इनको पहचाना ना जा सके। फिर ये इन सिविलियंस का कॉन्फिडेंस जीतने का प्रयास करेंगे। अगर जीत लेते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पे वायलेंस या फिर हिंसा भी देखी जा सकती है। फिर उसके बाद कभी कभी ये निकल के जाएंगे, कुछ लोगों पे अटैक करके आ जाएंगे जो सरकार को या फिर स्थापित व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हो। इन पे अटैक करके वापस ये आएंगे और इन्हीं सिविलियंस में मिल जाएंगे, जिससे कि इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो इंसर्जेंसी हिस्टोरिकली एक ऐसे विद्रोह को या फिर एक ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो वैसे हिसाब से तो एक क्रांति है, लेकिन अगर मैं किसी सुव्यवस्थित क्रांति की बात करूं तो उससे थोड़ा पीछे रह गई हो। फिर उसके बाद इसको किसी राज्य या राष्ट्र की स्थापित सरकार के खिलाफ किसी सशस्त्र विद्रोह को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो आमतौर पर प्रकृति में गोरिल्ला होती है। गोरिल्ला वॉरफेयर का ये सहारा लेते हैं, हमने देख लिया। इसकी विषम प्रकृति के कारण इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां छोटे अनियमित बलों को एक बड़े सुसज्जित नियमित सैन्य बल के खिलाफ लड़ाई करनी हो। इसकी विषमता के कारण विद्रोही नागरिकों के साथ घुलना मिलना बेहतर समझते हैं भाई, वरना आराम से वो लोग पकड़े जाएंगे। अब यहाँ पे एक बार वो घुल मिल जाते हैं, धीरे से जाके फिर अटैक करके वापस आ जाते हैं। वो सीधी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उनको मालूम है भाई हम लोग तो 5-6 हैं, 10-15 हैं, सामने पूरी एक आर्मी खड़ी है, तो इस आर्मी के अगेंस्ट हम लोग एकदम से अगर बैटल फील्ड में उतर गए, युद्ध के मैदान में उतर गए तो हार तय है। तो इस प्रकार की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ये उस क्षेत्र पे नियंत्रण अपना बनाते हैं और वहीं पे अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते रहते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों इस क्षेत्र में ये सिविलियंस के साथ में रह रहे हैं तो ये लोग कोशिश करेंगे सिविलियंस को भी इन्फ्लुएंस करके अपने अंदर मिला लें और धीरे धीरे इस क्षेत्र पे ये अपना नियंत्रण बढ़ाते चलेंगे। इसके अलावा नागरिकों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं। कोशिश करते हैं ये हिंसक ना हो, लेकिन अगर नागरिक के साथ इनका घुलना मिलना हो नहीं पा रहा तो देखा जाता है कई बार हिंसक भी हो जाते हैं। ये आम नागरिकों की आबादी के साथ ये घुल मिल जाते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कभी कभी दोस्तों एक नेशन में या फिर एक राष्ट्र में एक या एक से अधिक इंसर्जेंसीज भी चल सकती हैं। जैसे हमारे देश में आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इंसर्जेंसीज चलती रहती हैं, छत्तीसगढ़ एरिया में, जम्मू कश्मीर में। तो एक ही साथ एक देश को कितनी सारी इंसर्जेंसी, कितने सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ता है। इनके द्वारा यूज़ की गई स्ट्रैटेजी काफ़ी अलग अलग होती है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो 4 चीज़ें इसके या 4 कंपोनेंट्स इसके साथ जुड़े रहते हैं। सबसे पहले तो सेलुलर नेटवर्क्स की मदद से ये कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखते हैं या फिर गोपनीयता बनाए रखते हैं। उसके अलावा दोस्तों आजकल टेररिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से जो आम जनता होती है ऐसे क्षेत्रों में वो विद्रोहियों की ओर बढ़ निकलती है, क्योंकि उनको लगता है ये विद्रोही जो हैं वो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। जनता का समर्थन जीतने के लिए ये विभिन्न रणनीतियां अपनाते हैं, नई सरकार की नीतियों पर हमला करते हैं और फाइनली ये सरकार पर नियंत्रण हमला करने का कार्य करते रहते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इंसर्जेंसीज होती हैं उसमें कुछ ना कुछ आतंकवाद का भी अंश पाया जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि हर एक इंसर्जेंसी में टेररिज्म कहीं ना कहीं हो। ऑल्दो मेजॉरिटी में होता है, लेकिन इनमें से कई लोग तो सबवर्जन का इस्तेमाल करते हैं, यानी वह तोड़फोड़ करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो असिमेट्रिक होता है। इनफैक्ट अगर आप कहें तो अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर जो है असिमेट्रिक होता जा रहा है।
इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स में होता ये, जैसे मैंने बताया, वो सिविलियंस के साथ मिले हुए हैं, चुपके से जाएंगे, आर्मी को अटैक करेंगे और चुपचाप वापस इन्हीं में जाके घुल मिल जाएंगे, और सिविलियंस भी इनको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बीच में। दोस्तों, इस प्रकार की इंसर्जेंसी का हमको एग्जाम्पल अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, इराक में देखने को मिलता है। इन सब से बचने के लिए हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला सकते हैं, और उसके अलावा अन्य प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कार्रवाई का इस्तेमाल करके विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इस प्रकार का आपके मुख्य परीक्षा में सवाल आता है कि उत्तर पूर्वी भारत में विद्रोह के कारण क्या हैं, तो आप यहाँ से अपना उत्तर बना सकते हैं। सबसे पहले तो वो क्षेत्र अविकसित है, आर्थिक तौर पे अगर हम बात करें तो, यानी इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है। उसके अलावा इनसफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार के पर्याप्त अवसर है नहीं। जो यूथ होता है वो इजी टारगेट हो जाता है इंसर्जेंट ग्रुप्स का। फिर उनमें एक अलगाव की भावना है, उनको लगता है कि उनको डिप्राइव किया जा रहा है बेसिक फैसिलिटीज से, उनको लग रहा है कि उनका शोषण हो रहा है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी अपने ही क्षेत्र में एक जगह से उनको निकाल दिया जाता है, उसको कहीं और बसना पड़ता है जाके, तो आंतरिक विस्थापन हो रहा है, जो भी एक कारण बनता है। अगर वेस्टर्न आसाम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब अलग अलग जातीय वहाँ पे संघर्ष चल रहे हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस दी जाती है चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा, जिससे कि भारत की स्थिरता को भंग किया जा सके। आसपास जो होस्टाइल नेबर्स हैं, यानी जो भारत के पड़ोसी हैं और भारत का हित नहीं चाहते हैं, वो हथियार और गोला बारूद यहाँ पे आसानी से उपलब्ध करवाते हैं। फिर एक बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजीज आसाम में आंदोलन का कारण बनते हैं। आसाम के लोगों को लगता है कि भाई इससे हमारा लोकल कल्चर छिन जाएगा, हमारा इंडिजिनस जो परंपराएं हैं वो छिन जाएंगी, हमारे खुद के जॉब छिन जाएंगे, क्योंकि बाहर से आए हुए रिफ्यूजीज हमारी जगह पे नौकरियां लेंगे। तो इस प्रकार से असम में भी लगातार इसका विद्रोह चलता रहता है, और ये सब कारण मिलके असम में या फिर उत्तर पूर्वी भारत में विद्रोह के कारण बनते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, मीडिया या फिर सोशल नेटवर्किंग का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी में। आपको इसको एनालाइज करना है, यानी इसके साथ जुड़े हुए मुद्दों को आपको देखना है, उनके साथ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं और कुछ नेगेटिव भी लिखने हैं, क्योंकि भाई सोशल नेटवर्किंग के सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स तो हो नहीं सकते, कुछ इसमें नेगेटिव भी होंगे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे सोशल नेटवर्किंग के और मीडिया के देश की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। आपको वो नेगेटिव भी लिखना है और इसके साथ जुड़े हुए पॉजिटिव तो इसमें स्टेटमेंट कह ही रहा है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आपको विश्लेषण करना है। अपने उत्तर को शुरू करते वक्त आप सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बारे में बता सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि यह एक राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। फिर आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है, इसके आप उदाहरण भी दे सकते हैं। अंत में आप इसको इस तथ्य जोड़ सकते हैं कि सच में ऐसा है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में सोशल मीडिया का और सोशल नेटवर्किंग का बहुत उपयोग होता है। यानी इस तथ्य को दोहराते हुए आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं कि सोशल मीडिया किसी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस उत्तर को लिखते समय आप पहले सोशल मीडिया के बढ़ते यूजेज के बारे में बताएं। आप बताएं कि आजकल का यूथ किस प्रकार से सोशल मीडिया की तरफ या फिर सोशल नेटवर्किंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिर आप बताएं कि किस प्रकार से इससे इंफॉर्मेशन का बहुत क्विक एक्सेस मिल जाता है। उसके अलावा ये एक क्षमता डेवलप करती है इंडिविजुअल में कि वो क्विकली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। इससे दोस्तों फिर आगे जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं। इस प्रकार से आप एक इंट्रोडक्शन देके शुरू कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम सीधे आ जाते हैं रोल ऑफ सोशल मीडिया पे या फिर ओनली मीडिया पे और सोशल नेटवर्किंग पे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं ये, जिसके कारण एक देश की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। अगर भाई आपके पास इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन पहले ही होगी तो क्या ऐसा एक्टिविटी होने वाली है, आप उसके लिए पहले ही रेडी रहेंगे, तो आपकी कुछ हद तक सुरक्षा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिग डेटा एनालिसिस टाइप के टूल्स के लिए। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है आपके देश की सुरक्षा के लिए, वो तुरंत आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर दोस्तों ये लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि देश से संबंधित कोई सिक्योरिटी चैलेंज अगर एग्जिस्ट कर रहे हो तो, यानी कि मान लीजिए देश में कहीं पे दंगे हो रहे हैं, मान लीजिए देश में कहीं कोई विद्रोह चल रहा है, कोई विरोध चल रहा है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मीडिया से मोस्टली।
तो मीडिया जनता को जागरूक बनाती है किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज के रिस्पेक्ट में। भाई अगर आपके ही क्षेत्र में, आपके ही राज्य में, आपके ही जिले में मान लीजिए कोई दंगे चल रहे हैं, तो आप मीडिया से उसको देख के जब इस बारे में अवगत होंगे तो आप उस क्षेत्र में जाने से बचेंगे, आप किसी को भी उस क्षेत्र में ना जाने की सलाह देंगे। तो इस प्रकार से आपकी जागरूकता बढ़ाने में मीडिया काफ़ी हेल्प करती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए दोस्तों कुछ ऐसे विचार इधर से उधर सर्कुलेट हो रहे हैं जो आगे जाके दंगों का कारण बन सकते हैं, मान लीजिए किसी एक धर्म को टारगेट करके कोई विचार व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया पे या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जा रहे हैं, तो सरकार इसको ट्रैक करके ये देख सकती है कि भाई यहाँ पे हो सकता है आने वाले कुछ दिन में दंगे भड़क जाएं, क्योंकि ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। तो ये जो है ये भी रोल ऑफ मीडिया में ही आता है कि वो सरकार को ऐसी जगह अगर कुछ गतिविधियां हो रही हैं उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है, ये इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करता है सरकार को। कोई भी अगर मुद्दा होता है तो दोस्तों मीडिया के जरिए आप मुद्दे के दोनों तरफ की स्टोरी देख सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो भी परसेप्शन बनाएं उससे पहले आप पूरी तरीके से वेल इन्फॉर्म्ड हों, पूरी तरीके से जागरूक हों। अगर कोई पॉसिबिलिटी हो किसी प्रकार के दंगे होने की या कोई इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होने की, तो सरकार को ट्रैक करने में मदद करता है, जो किसी भी क्षेत्र के सोशो इकोनॉमिक डायमेंशंस या फिर वहाँ के सामाजिक और आर्थिक आयाम को ट्रैक करने में, उनको समझने में, और अगर उस क्षेत्र में उस सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन की वजह से कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो तो उसके लिए सरकार को तैयार करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सोशल मीडिया का पूरा रोल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने लिखा है, अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली द यूथ आर फैसिनेटेड बाय न्यू फिनोमिना नोन एज सोशल मीडिया। यानी कि जो आज का युवा है वो सोशल मीडिया से अत्यधिक प्रभावित है। सूचना तक इसकी त्वरित पहुंच, व्यक्तियों को शीघ्रता से जोड़ने की क्षमता, निकट और दूर दोनों जगह कनेक्शन स्थापित करना और इसमें व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने की जो क्षमता है, उसके कारण यह बहुत लोगों को आकर्षित करती है, प्रभावित करती है। हालांकि देश की आंतरिक सुरक्षा का समर्थन करना सोशल मीडिया द्वारा प्रदान किए गए कई सारे लाभों में से सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो आपने दोस्तों यहाँ पे भूमिका बना दी है कि आने वाले उत्तर में हम लोग सोशल मीडिया किस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने में समर्थन देती है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज को ये मजबूत बनाती है। सोशल नेटवर्क जो है वो रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। यानी एक ऐसी जानकारी ये देते हैं जिस पे त्वरित तौर पे एक्शन लिया जा सके, कार्रवाई की जा सके। इसमें बिग डेटा एनालिसिस टाइप के टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक हमने उदाहरण दिया है, 2011 में दंगइयों ने लंदन दंगों के दौरान हमलों की योजना बनाने, पुलिस का पता लगाने आदि के लिए स्मार्टफोन के एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। साथ ही और भी कुछ उपकरण थे जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब में अधिकारियों ने और वहाँ की आम जनता ने दंगइयों को पकड़ने के लिए, उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसी सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल किया। यानी अब जो क्रिमिनल्स जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार भी उसी टूल का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स को पकड़ रही है। तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कैपेबिलिटीज जो बड़ी हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर सोशल नेटवर्किंग का ही नतीजा है। फिर ये लोगों को बताता है कि भाई क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि सुरक्षा संबंधी क्या क्या खतरे एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या चुनौतियां हैं। फिर दोस्तों ये क्राउड सोर्सिंग और इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट जैसे सुविधा भी प्रदान करती है, जिससे सरकार को बहुत मदद मिलती है। ये डिबेटिंग को एनकरेज करती है किसी भी मुद्दे पे, जिसकी वजह से आपके समक्ष किसी मुद्दे की दोनों साइड की पिक्चरें आ जाती हैं। तो ये एक रोबस्ट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने में बहुत मददगार है। ये विभिन्न रूपों से जनता के नॉलेज को, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अहम रोल निभाती है। दोस्तों सोशल मीडिया किसी भी थ्रेट की पहले से पॉसिबिलिटी का पता लगा लेती है। इससे लोग ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाते हैं और समय रहते इस प्रकार की किसी घटना को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंदौर में पुलिस है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है। तो दोस्तों इस प्रकार उदाहरण आप ज़रूर दीजिए जिससे कि आपका उत्तर बेहतर बन सके, ज़्यादा प्रासंगिक बन सके। फिर सोशल मीडिया हमारी मदद करती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में और उसको कलेक्ट करने में। किसी भी क्षेत्र के सोशो पॉलिटिकल डायनेमिक्स समझती है और उस आधार पे क्या वो क्षेत्र वल्नरेबल है, क्या उसमें आने वाले समय में कोई अटैक हो सकता है, इसको समझने में हमारी मदद करती है। ये हमारी मदद करती है विभिन्न प्रकार के मुद्दों को समझने में, सिचुएशंस को समझने में और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने में या अपने व्यवहार को बदलने में।
जैसे कि सोशल मीडिया लैब्स प्रोजेक्ट था जो महाराष्ट्र राज्य का है। इसमें होता यह है कि पुलिस जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती रहती है, और अगर कोई एकदम से दंगा भड़क जाए या कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई एकदम से, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहती है। फिर दोस्तों अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, यानी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए किसी सिटीजन को भनक लग गई कि आने वाले समय में कोई दंगा हो सकता है या भारत के आंतरिक सुरक्षा को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंच सकती है, तो ये जो व्यक्ति है ये तुरंत सरकार तक मैसेज भेज सकता है, और उसके लिए जो माध्यम का उपयोग होगा वो होगा सोशल नेटवर्किंग या फिर मीडिया। तो इस तरीके से भी ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं सोशल मीडिया का उपयोग किसी राष्ट्र की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, यानी क्या इसके नकारात्मक प्रभाव रहे हैं, तो इसमें आप ये सब लिख सकते हैं। ये रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ के लिए एक मीडियम का काम करता है, एक व्हीकल का काम करता है। फिर ये दंगे भड़का सकता है। ऑनलाइन क्रिमिनल्स की आजकल एक्टिविटीज़ काफ़ी होती जा रही हैं, वो बहुत सक्रिय हो रहे हैं, उनके लिए भी सोशल मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर जनता में पैनिक इंड्यूस कर सकता है, यानी जनता में दहशत पैदा कर सकता है किसी भी चीज़ को लेके। आमतौर पर जब र्यूमर्स फैलते हैं या कोई अफवाह फैलती है तो उससे ऐसा होता है। ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये र्यूमर्स को या फिर अफवाहों को फैलाने के लिए एक माध्यम का काम कर सकता है। साइबर आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है और एक प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी प्रचार के लिए एक आसान मंच ये प्रदान करता है। अब इसमें कई बार जैसे आतंकवादी ग्रुप हैं आईसिस, ये अपने प्रोपेगेंडा का प्रचार करते हैं और यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको चरमपंथी विचारधारा की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नेशनल पॉलिसी रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। तो दोस्तों जैसे कि हम हर अपना उत्तर शुरू करते हैं, यहाँ पे भी आप वैसे ही शुरू कर सकते हैं। आप पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन कीजिए, उसकी परिभाषा लिखिए, फिर आप इसकी एप्लीकेशंस के बारे में लिखिए, यानी इसके अनुप्रयोग को बताते हुए संक्षेप में अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। फिर आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के बारे में बता के अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप विस्तार से उल्लेख करने का प्रयास करें। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग डेफिनेशन देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आप ये बोल सकते हैं जब भी मशीन को इस्तेमाल करके किसी इंटेलिजेंट प्रोसेस को डिपिक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, लेकिन काम कौन करेगा, वो करेंगी मशीनें। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंस है ये आर्टिफिशियली मशीनों द्वारा क्रिएटेड है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं। अब पिछले 10 सालों में दोस्तों इसने अपने इनॉर्मस पोटेंशियल की वजह से, यानी जो इसकी क्षमताएं हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की है। और अब अगर आप इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो बहुत सारे फील्ड में ये अपनी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है। आजकल मेडिकल फील्ड में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। कई सारे डिवाइसेस में आपको एआई देखने को मिलेगी। नेचुरल लैंग्वेज को जब प्रोसेस करना होता है तो उसमें आपको एआई की मदद लेनी पड़ती है। इनफैक्ट आजकल तो स्पीच रिकग्निशन के जो डिवाइसेस आते हैं, ये जो डिवाइसेस हैं स्पीच रिकग्निशन के, इसमें भी एआई का इस्तेमाल होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझ सकते हैं एलेक्सा, जिसको आप कुछ भी अपने स्पीच मोड में कुछ बताते हैं तो वापस उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स आती है वो बोल के ही आपको बताती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये जो पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं, इसी के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरे विश्व भर में अपनाया जा रहा है और इसका यूजेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2035 आते आते एक देश की अर्थव्यवस्था में ये $900 बिलियन से ज़्यादा जोड़ सकता है। यानी आप देख पा रहे हैं कितनी क्षमता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और अभी इसको कितनी लोकप्रियता हासिल हुई है, कितने लोग इसको अपना रहे हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी राष्ट्रीय नीति तैयार की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इस नेशनल पॉलिसी को नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया गया था। ये कई सारे सेक्टर्स पे फोकस करती है। उनमें से कुछ सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, एजुकेशन पे फोकस करती है, ये एग्रीकल्चर पे फोकस करती है, ये स्मार्ट सिटीज़
और उनके संबंध में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है, बुनियादी ढांचे पे फोकस करती है। और दोस्तों लास्टली ये स्मार्ट मोबिलिटी पे फोकस करती है, यानी कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो स्मार्ट हो, जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाए, जो कम पोल्यूशन करे, जो कम कंजेशन करे, जो आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने आप कार्य कर सके। उसके साथ ये ट्रांसपोर्टेशन पे भी ध्यान देता है। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, इसमें एआई का एप्लीकेशन इन सभी फील्ड्स में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से एआई को हम लोग हेल्थ में अपना सकते हैं, ये इसमें देखा जाएगा। किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में डाला जा सकता है, उसके अलावा किस प्रकार से इसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में, बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब पॉलिसी बताती है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से लिखना होगा और हर एक फील्ड से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए। अगर कहीं आपके सामने ऐसा कुछ एग्जाम्पल आए जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया हो, तो ऐसे उदाहरण आप यहाँ ज़रूर लिखें। अब दोस्तों देखते हैं हम इसका उत्तर किस प्रकार से हमने बनाया है। सबसे पहले वही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हमने कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फंक्शंस हैं जब वो मशीन द्वारा किए जाते हैं, और वो भी पर्टिकुलरली कंप्यूटर सिस्टम्स द्वारा, तो हम उनको एआई के तौर पे संदर्भित करते हैं। यानी जो भी हमारा दिमाग इंटेलिजेंस की प्रक्रियाएं करता है, कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास किया गया है आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा, और उसमें भी मेनली कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने पिछले 10 वर्षों में अत्यंत लोकप्रियता हासिल की है, और इसकी जो वजह रही है वो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की इसकी विशाल क्षमता और सामाजिक चुनौतियों को कम करने की संभावित भागीदारी। अब दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अगर एप्लीकेशन या फिर विशिष्ट अनुप्रयोगों की आप बात करें, तो कई सारे क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे कि विशेषज्ञ प्रणाली, जैसे प्राकृतिक भाषा, जैसे प्रसंस्करण, वाक पहचान यानी स्पीच रिकग्निशन, और मशीन दृष्टि यानी मशीन विजन। ये सब आप इसके एप्लीकेशन के क्षेत्र बता सकते हैं। और इसी प्रकार क्योंकि इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इसमें इतना सारा पोटेंशियल है, इसीलिए विश्व भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। लोगों ने इसको ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की अर्थव्यवस्था में $957 बिलियन या भारत के वर्तमान सकल मूल्य का 15% जोड़ने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी इमेंस पोटेंशियल, जो एक इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को पुश कर सकती है। इस प्रकार से दोस्तों आप भी डेटा देंगे तो आपके कथन को मजबूती मिलेगी। फिर दोस्तों क्योंकि स्वास्थ्य में, कृषि में, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में इसके एप्लीकेशन से इन क्षेत्रों को बेहतर बनाया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है, और इस रणनीति में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अहम भूमिका निभाने के लिए रखा गया है। दोस्तों इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, और इसमें 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। सबसे पहला है स्वास्थ्य क्षेत्र। यहाँ पे जो रणनीति है उसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं कि स्वास्थ्य सेवा एक बेहतर हासिल की जाए, जो अधिक व्यापक हो और किफ़ायती हो अपने कीमत के संदर्भ में। अब क्या कोई पहले कभी ऐसा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ से जोड़ा गया हो? तो उसके दोस्तों हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। कोविड-19 के दौरान संचार को सुनिश्चित करने के लिए माय गवर्नमेंट द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट का उपयोग किया गया था। यानी भाई हमने पहले इसका उपयोग किया हुआ है। इससे ये साबित होता है कि इसको अगर इस क्षेत्र में हम लोग लागू करेंगे तो पहली बात तो कुछ एकदम नया नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो से आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की आपको समझ हो चुकी है, आपने ऑलरेडी इसका इस्तेमाल किया है। और अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे उद्देश्य हैं, एक तो व्यापक रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और दूसरी बात किफ़ायती कीमत पर प्रदान करना, दोनों की ही पूर्ति होना पॉसिबल हो पाता है। फिर दोस्तों जो दूसरा क्षेत्र है वो है शिक्षा। यहाँ उद्देश्य ये है कि शिक्षा की पहुँच को और बेहतर बनाना है, साथ ही शिक्षा के स्तर को भी बेहतर लेवल तक ले जाना है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पहले भी पिक्टोब्लॉक्स एआई एक ऐसा उदाहरण है जो यह दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। ये जो पिक्टोब्लॉक्स एआई है, ये भारत का पहला इंटरैक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। फिर दोस्तों तीसरा क्षेत्र है कृषि का। यहाँ पे रणनीति इस प्रकार है कि हम किसान की आय को बढ़ा सकें,
कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकें और जो वेस्टेज है, जो कचरा है, उसमें कटौती कर सकें। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद कर सकता है? यहाँ पे एआई की मदद से हम लोग सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसी के आधार पर स्थानीय किसानों को बीज लगाने का सही समय सुझा सकते हैं। और इसी के लिए इक्रीसैट नामक संस्था ने एक एआई संचालित बुवाई ऐप बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखा गया है कि ऑलरेडी एआई की मदद से बेहतर समय हम सुझा पा रहे हैं किसानों को, जिस समय वो सीड्स या फिर बीज लगा सके, जिससे वो बेहतर उत्पादकता हासिल कर सके, उसकी आय बेहतर हो सके। तो अगर ऑलरेडी ऐसे कुछ प्रयास किया जा चुका है तो यानी कि कृषि क्षेत्र में भी इसका एप्लीकेशन आसान है, और हम क्योंकि ये कर चुके हैं हम फिर से कर सकते हैं। और एक बार आपने इसकी एप्लीकेशन कृषि क्षेत्र में लगा दी तो जो भी आपके अपेक्षित परिणाम है, जो अपेक्षित उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति करने में आप सफल हो पाएंगे। फिर दोस्तों एक इसमें जो क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो उद्देश्य है वो है कि क्योंकि शहरों में आबादी बढ़ रही है, तो अगर आबादी बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी। तो इन ज़रूरतों को पूरा करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यहाँ पे हमारा उद्देश्य रखा गया है। और साथ ही शहर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी एक उद्देश्य है। फिर दोस्तों स्मार्ट गतिशीलता या स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। इस क्षेत्र में रणनीति का उद्देश्य है कि परिवहन को बेहतर बनाया जा सके और उसको और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। साथ साथ यातायात और भीड़भाड़ के मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ दोस्तों हमने एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई है एआई पर केंद्रित, जिसके अगर उद्देश्य को पूरा करने में हम सफल होते हैं तो एक बेहतर भारत को बनते हम देख पाएंगे। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे साइबर क्राइम्स के बारे में पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, यानी विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में आपको बताना है और कैसे एक व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है साइबर क्राइम से, यानी आप अपने को साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों जैसे हम शुरू करते हैं वैसे ही यहाँ पे शुरू करेंगे, क्योंकि जो पूरा प्रश्न है वो साइबर अपराधों के इर्द गिर्द घूमता है। तो यही हमारा मेन टॉपिक है, इसका हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे इंट्रोडक्शन में। हम लोग इंट्रोडक्शन में साइबर अपराध को परिभाषित करेंगे और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में उल्लेख करेंगे। यानी जो पहला भाग है आपका स्टेटमेंट का या फिर क्वेश्चन का, उसको एड्रेस करते हुए इसके विभिन्न प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम कुछ उपायों का उल्लेख करेंगे जो साइबर अपराध से खुद को बचाने के लिए किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब आप साइबर क्राइम को परिभाषित करें तो आप लिख सकते हैं कि साइबर क्राइम के तहत कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वैध उपयोग हेतु, किसी की कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर किसी प्रकार का कोई अपराध करने के लिए। यानी यहाँ पे कंप्यूटर का यूजेज मेनली साइबर क्राइम को दर्शाता है। भाई यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के अपराध कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं, जैसे किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसमें होता यह है कि जो भी साइबर क्रिमिनल होता है या जो भी अपराधी होता है वो किसी भी डिजिटल डिवाइस को एक्सप्लॉइट करता है, यानी कि उसका दुरुपयोग करता है और उसकी मदद से कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन तक उसका एक्सेस बन जाता है। यानी वो इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त कर लेता है अवैध तरीके से। उसमें हो सकता है किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या किसी कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, यानी बैंक संबंधित आपकी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें हो, कुछ कंपनी का कॉन्फिडेंशियल या फिर सीक्रेट डाटा हो जो आमतौर पर पब्लिक डोमेन में कंपनी ना लाना चाहती हो, लेकिन साइबर क्राइम के वजह से वो डेटा भी सैक्रिफाइस हो जाता है। उसके अलावा कई बार तो दोस्तों यहाँ पे सरकारी का जो डेटा होता है जो आमतौर पर सीक्रेट रखा जाना चाहिए, उसको भी साइबर क्राइम वल्नरेबिलिटीज से एक्सपोज कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर बात आती है अगर हम लोग कुछ उपाय सुझाने वाले हों कि कैसे साइबर क्राइम के अगेंस्ट खुद को बचाया जा सके, तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख सकते हैं कि अवेयरनेस जनरेशन होनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता कि किस प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं। लोग आसानी से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं ऑनलाइन मोड पे, जिसकी वजह से उनके पर्सनल स्फेयर को नुकसान होता है, साथ ही फाइनेंशियल स्फेयर को नुकसान होता है। कई बार देखा गया है कि बैंक से पूरे पैसे उड़ जाते हैं। तो इस सब को रोकने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर करना हमें पड़ेगा। फिर डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसके तहत हम लोग स्ट्रॉन्ग नियम बनाएं, मजबूत कानून बनाएं, जिससे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंपनी का या किसी सरकार द्वारा कोई डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। बिना किसी व्यक्ति के कंसेंट के उसका डेटा एक्सेस ना किया जा सके, बिना उसके कंसेंट के उसका डेटा एक संस्था से दूसरे संस्था के पास ना भेजा जा सके। इस प्रकार की डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरत है इस समय। उसके बाद दोस्तों इससे टकराने के लिए,
इससे टक्कर लेने के लिए हमको एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है, जहाँ पे सरकार की विभिन्न संस्थाओं को एक साथ आके एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और अपने डेटा को और बेहतर और प्रोटेक्टिव बनाना पड़ेगा। उसको सिक्योर करने के लिए और बेहतर तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसी दिशा में दोस्तों इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक अहम पहल हो सकती है। और जैसे हमने बताया स्ट्रैटेजी, वैसे ही हमको डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है। कोई नेशनल फ्रेमवर्क हमको चाहिए होगा जो सभी संस्थाओं के, लोगों के, सरकारों के डेटा को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने किस प्रकार से बनाया है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो साइबर क्राइम को डिफाइन करना होगा। साइबर क्राइम क्या होता है? कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कुछ इलीगल आउटकम्स या इलीगल एंड्स को अचीव करना साइबर क्राइम कहलाता है। यानी अपने अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो एक अपराधी है वो कई तरीके के क्राइम्स कर सकता है, जैसे कि फ्रॉड कर सकता है, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग कर सकता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ क्राइम्स कर सकता है, लोगों की आइडेंटिटी चुराई जा सकती है, प्राइवेसी वायलेट हो सकती है। और वक्त के साथ दोस्तों साइबर क्राइम जो कि स्पेशली इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई है, भले ही वो कॉमर्स का फील्ड हो, एंटरटेनमेंट का फील्ड हो या गवर्नमेंट का क्षेत्र हो। तो क्योंकि साइबर क्राइम्स की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है तो ज़रूरी है कि हमारे पास उपयुक्त और प्रभावी उपाय इसके लिए मौजूद हों, वरना इसके द्वारा अपराधी जो हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग संस्थाओं को, व्यक्तियों को, सरकारों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। साइबर क्रिमिनल करता क्या है? ये एक डिजिटल डिवाइस को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसका दुरुपयोग करके ये किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है और इससे पूरा सिस्टम जो है उससे संबंधित उसको वो ससेप्टेबल बना देता है, अधिक संवेदनशील बना देता है। ये किसी यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अटैक कर सकता है, ये कंपनी के डेटा को अटैक कर सकता है, सरकारी डेटा को अटैक कर सकता है और यहाँ तक कि किसी डिवाइस को डिसेबल भी कर सकता है। यानी किसी साइबर क्रिमिनल के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वो आपके डिवाइस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अब दोस्तों अगर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की बात करें तो एक है क्रिप्टो जैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, साइबर एस्पियोनेज, सॉफ्टवेयर पायरेसी, एग्जिट स्कैम्स या साइबर एक्सटॉर्शन। तो ये अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं दोस्तों, जिनके बारे में आप चाहें तो थोड़ा विस्तार से लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन डिमांड करता है 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है और उसमें भी हमारा प्रयास रहना चाहिए 180 शब्दों के अंदर निपटाने का, तो इनका सिर्फ आप नाम लिख सकते हैं या फिर चाहें तो इनके बारे में मैक्सिमम एक एक लाइन लिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर टाइप्स की बात करें तो कई और भी प्रकार के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, जैसे कि डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS, उसके अलावा फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, बॉटनेट्स, साइबर स्टॉकिंग, पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स और हैकिंग। इनमें से कोई एक समझते हैं। जैसे दोस्तों फिशिंग है। फिशिंग में क्या होता है, मान लीजिए आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखता है, यहाँ पे फेसबुक लिखा होता है, यहाँ पे आपको आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालना होता है। जैसे ही आपके आईडी और लॉगिन पासवर्ड मैच होते हैं आपको फेसबुक के होम पेज पे वो ले जाता है और आपका अकाउंट खुल जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो तुरंत यहाँ पे जाता है फेसबुक के ही डेटाबेस में। एक ऐसा डेटाबेस समझिए, टेबल बनी है जहाँ पे इस तरफ तो यूज़र आईडी लिखी है और इस तरफ पासवर्ड लिखा है। तो जो आपने यूज़र आईडी डाली होती है, यहाँ पे प्रोग्राम में चेक होती है कि कहाँ पे वो यूज़र आईडी पड़ी है। मान लेते हैं मैंने यूज़र आईडी डाली है abc@gmail और मैंने पासवर्ड डाला है ABCD। अब जैसे ही मैंने फेसबुक पेज पे इतना डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक किया है तो तुरंत ये दोनों इन्फॉर्मेशन चली गई हैं फेसबुक के डेटाबेस में। डेटाबेस से मैंने आपको बताया एक टेबल समझ लीजिए जिसमें यहाँ पे सबकी आईडी और यहाँ पे सबके पासवर्ड स्टोर्ड हैं। अब आपकी आईडी जो abc@gmail.com है उसके थ्रू सर्च किया जाएगा टेबल में। मान लेते हैं यहाँ पे वो मिल गई abc@gmail.com। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ पासवर्ड चेक किया जाएगा। अगर वो पासवर्ड XYZ है और आपने यहाँ ABCD डाला है तो वो बोलेगा भाई आपने गलत पासवर्ड डाला है। अगर एक्चुअली पासवर्ड ABCD ही है तो दोस्तों यहाँ पे आपको फेसबुक के होम पेज पे एक्सेस दे दिया जाएगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, आप वॉल चेक कर सकते हैं अपनी। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों। अब अगर हम लोग फिशिंग की बात करें तो इस प्रोसेस में बेसिकली उसी तरीके का एक फेसबुक पेज बनाया जाता है अपराधी द्वारा। उसमें वैसे ही 2 खाने होंगे जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड डालना होगा और एक खाना होगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन। अब दोस्तों जब यहाँ पे आप अपना कोई आईडी डालते हैं और यहाँ कुछ पासवर्ड डालते हैं तो आमतौर पर होता था कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन जाती थी फेसबुक के डेटाबेस में।
लेकिन यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस या फिर कुछ छेड़छाड़ की वजह से ऐसा कर दिया गया है कि इस पेज पे जब आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन चली जाती है जो हैकर है उसके डेटाबेस में। यानी उसने भी एक टेबल बना रखी होगी जहाँ आईडी और पासवर्ड इस तरीके से लिखा होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे डाली तुरंत वो इन्फॉर्मेशन चली गई यहाँ पे और हैकर के पास आपका आईडी भी आ गया abc@gmail और आपका पासवर्ड भी आ गया abcd। यानी उसके पास आपके अकाउंट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब वो कभी भी उसको लॉगिन कर सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। हालांकि दोस्तों जिस प्रकार से अभी साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं सारे ही कंपनीज इसके खिलाफ अलग अलग मैकेनिज्म अपना रही है। अब आप देखेंगे तो आप फेसबुक अगर पेज खोलते हैं तो अपने आप ही वो फिशिंग प्रोटेक्टेड होता है। उसमें अपने आप ही इसका ध्यान रख लिया गया है कि किसी भी प्रकार से फिशिंग के थ्रू अटैक ना किया जाए। तो इस प्रकार से कई सारे दोस्तों साइबर क्राइम्स आजकल हमारे सामने आ रहे हैं। ज़रूरी है अपने आप को सेफगार्ड करना, अपने आप को इससे बचाना। तो कैसे हम बचा सकते हैं? सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमारी मदद करती हैं कि हम साइबर क्राइम से प्रोएक्टिवली लड़ सकें। अब ऐसे में सरकार को साइबर धोखाधड़ी के बारे में नागरिकों को जागरूक बनाना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। कुछ आपको जब पासवर्ड रखें तो यूनिक रखना चाहिए, पासवर्ड सिंपल 1 2 3 4 करके ना रखें। और कभी आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय कुछ भी ऐसा पर्सनल डेटा यूज़ ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं आप और इससे ही आपका जो पर्सनल डेटा है वो हैकर्स के पास चला जाता है। फिर दोस्तों जैसे जैसे डेटा के रिगार्डिंग क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं हमको ज़रूरी है एक डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी की। अगर ये स्ट्रैटेजी हमारे पास आ जाती है तो हम बेहतर तरीके से स्वयं को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी पूरी सरकार को साइबर क्राइम के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों इसी दिशा में कुछ कदमों का हम लोग जिक्र कर सकते हैं, जैसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन और इंडिया का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का। ये बेसिकली इसी दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पे देखा जा सकता है। फिर हमको कोलैबोरेटिव ट्रिगर सिस्टम की ज़रूरत है। एक इंडिया जैसा डेवलपिंग नेशन जहाँ पे सिटीजन्स ज़्यादा ससेप्टेबल हैं साइबर क्राइम्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक तो डिजिटल लिटरेसी भी कम है और फिर साइबर क्राइम के संबंध में तो लिटरेसी बहुत ही कम है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कोलैबोरेटिव ट्रिगर मैकेनिज्म की, यानी किस प्रकार का ट्रिगर तंत्र जो अगर किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम आपके साथ होने वाला हो तुरंत आपको नोटिफाई कर दे, तुरंत सरकार को नोटिफाई कर दे और इस प्रकार से साइबर क्राइम होने से बचाया जा सके। फिर भारत का साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मदद करेगा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने में। और साथ ही दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को भी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में शामिल करने की ज़रूरत है। हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी एम्फेसाइज किया था कि हमको एक नेशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिससे हम लोग साइबर थ्रेट से लड़ सकें। हालांकि हमने ऊपर बात की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की, लेकिन अब ये वक्त सही है, अब समय की मांग ये है कि डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन भी हमारे देश में लागू किए जाने चाहिए। दोस्तों अगर आपको कुछ डेटाज इस्तेमाल करने हो साइबर क्राइम से संबंधित तो ये हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2020 में एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग करीब 4000 अक्रेंसेस थी इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड की, करीब 1100 अक्रेंसेस थी ओटीपी फ्रॉड की, करीब 1200 केसेस थे क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड के और करीब 2100 केसेस थे एटीएम फ्रॉड के। अब दोस्तों इतना डेटा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें से 2-1 कोई डेटा आप याद रख लीजिए और फिर लिख दीजिए इस प्रकार की घटनाएं और भी घट रही हैं। फिर इंडिया ने करीब 50,000 केसेस रजिस्टर किए थे साइबर क्राइम के 2020 में, जो करीब 11.8% का इंक्रीज दिखाते हैं पिछले वर्ष की तुलना में। यानी कि साइबर क्राइम्स हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। ये डेटा इस्तेमाल करके आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 578 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे फॉल्स न्यूज़ के केसेस आए थे सोशल मीडिया पे। ये जो डेटा है दोस्तों ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें से लिया गया है, इसीलिए ये एकदम ऑथेंटिक डेटा है, आप इसको अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हालांकि ये डेटा डायरेक्टली साइबर क्राइम से संबंधित नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के संदर्भ में करीब 6.6% केसेस रजिस्टर किए गए हैं और एक्सटॉर्शन के करीब 4.9% केसेस रजिस्टर किए गए हैं। अब अगर साइबर क्राइम्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस रिकॉर्ड किए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा साबित हो सकता है, जिसमें करीब 11,000 या करीब करीब 12,000 हो गया, 12,000 केसेस हमने साइबर क्राइम संबंधी रिकॉर्ड किए थे। ये डेटा आप ज़रूर साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसमें लिखें तो अधिक प्रासंगिक आपके एग्जाम में बन पाएगा। फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और असम में रिकॉर्ड किए गए थे। तो दोस्तों अपने आज के लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे।
पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।